देखिए, जब दो महाशक्तियों का महामिलन होता है ना, तो तस्वीरें ऐसी ही होती हैं जो हम सब सुबह से देख रहे हैं। शुभ समाचार में बात उसी तस्वीर की कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की, जो शुरू तो हो गया है। छोटी सी विजिट है। छोटी सी विजिट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी डील्स हुई हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और भारत अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प इन्होंने दोहराया। इस दौरान दोनों देशों के बीच में कई अहम समझौते भी हुए। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया, कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन डीसी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। We missed you. We missed you a lot. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। वॉशिंगटन डीसी के सर्द मौसम में गजब की गर्मजोशी थी। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। हर निगाह एंट्रेंस गेट पर लगी थी, क्योंकि दुनिया के दो ताकतवर देशों के नुमाइंदों की मुलाकात जो होने वाली थी। आखिरकार वो पल आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ग्रे रंग का कोट पहने प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनका ऐसे भव्य स्वागत हुआ। पूरी गर्मजोशी के साथ ट्रंप ने मोदी का स्वागत अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले। ये तस्वीरें भारत अमेरिका रिश्तों की गर्माहट को साफ जाहिर करती हैं। यहाँ भी ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर से दोस्त कहकर बुलाया। It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. ट्रंप के फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये उनसे पहली मुलाकात थी। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त को हृदय से जीत की बधाई दी और कहा कि भारत अमेरिका का साथ आना 1 और 1 2 नहीं 11 होता है। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। दोनों नेताओं के बीच जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, दोस्ती के पुराने किस्से भी ताजा हो गए। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। जाहिर है इस मुलाकात में भी मोदी ट्रंप की वही पुरानी केमिस्ट्री दिखी जिसका जिक्र दुनिया अक्सर करती रही है। बहरहाल गंभीर चर्चा के बीच कई बार हल्के फुल्के पल भी आए जब दोनों नेता मुस्कुराए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते नजर आए। आखिर में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का आभार जताया और भारत अमेरिका की दोस्ती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. इस मौके को यादगार बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक किताब भी गिफ्ट की। इसका शीर्षक आवर जर्नी टुगेदर रखा गया है। दरअसल ये किताब
मोदी ट्रंप की अब तक की केमिस्ट्री को दिखाती है। इसमें नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी समेत तमाम यादगार पलों को तस्वीरों के जरिए संजोया गया है। इसी बुक पर ट्रंप ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। जाहिर है व्हाइट हाउस में मोदी ट्रंप की मुलाकात इस दोस्ती का नया अध्याय है जो भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। वॉशिंगटन डीसी से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Congratulations on having done a great job. दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी की कई हस्तियों से वो मिले और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के अलावा तुलसी गबार्ड से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। मोदी ने गबार्ड को अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी एनएसए माइकल वॉल्ट्ज से भी मिले। वॉल्ट्ज के साथ पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों के तालमेल पर भी चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय मूल के बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश गोयल हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए। सर बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। सुरेश जी, अगर मैं इस पूरे विजिट को ये कहूं कि शॉर्ट विजिट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट्स, क्योंकि जब ये दो महाशक्तियां मिलती हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलकर सामने आता है, और जितनी डील्स हुई हैं, जितने समझौते हुए हैं, ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो कैसे देखेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप कह रही थी कि बहुत छोटी विजिट रही, तो ड्यूरेशन के हिसाब से बोल रही कि टाइम काफी कम है, लेकिन मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी विजिट थी। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी विजिट इसलिए थी कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पहले महीने के अंदर अंदर ही जो इंडिया और यूएसए के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसमें काफी सारी चीजें शामिल है, और मैं टैरिफ को बहुत छोटा एक लेवल देना चाहूंगा। नॉट ए मेजर इरिटेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए, लेकिन जो बाकी सामरिक एस्पेक्ट है, इंडो पैसिफिक है, क्वाड है, वर्ल्ड पीस, यूरोप की सिक्योरिटी है, सेमीकंडक्टर से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, तो उनको देखते हुए ये विजिट एक तरह से जो फ्यूचर का रोड मैप तैयार करना है कि आगे इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हमें रिजॉल्व करनी है, कहाँ कहाँ आगे काम करना है, और कौन कौन मिलकर के काम करेगा पर्सनल तौर पर। तो तुलसी गबार्ड से मीटिंग इंपॉर्टेंट रही। विवेक रामास्वामी, इलॉन मस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना है, सेमीकंडक्टर से, तो सबको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये विजिट वाकई में काफी महत्वपूर्ण थी और ये बड़ी विजिट थी, हालांकि टाइम कम था। जी सुरेश जी, एक बहुत बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में कही कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 बनते हैं, और जो प्रोस्पेरिटी की तरफ इशारा करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ मुहावरा है, एक और एक 11 होते हैं, इसका मेरे ख्याल है ये ट्रांसलेशन करना या एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि वो जो कि अगर आप दो लकड़ियों को इकट्ठा बांध दे तो ज्यादा मजबूत होती है। तो मैं कहूंगा कि एक तरह से ये एक्सप्रेशन था ऑफ गुड फेथ। अब मैं गुड फेथ इसलिए कहूंगा कि इससे पहले मैं कहीं बोल रहा था कि विश्व में काफी सारे ऐसे चीजें हो रही हैं जिनको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे हमारे नेबरहुड में और यूएसए का जो एक स्ट्रेटेजिक राइवल है जी, जो उसको डिस्प्ले चाइना है, यूरोप की सिक्योरिटी है, इन चीजों में कई चीजें ऐसी हो सकती है कि जिनमें हमको आपस में सुरेश जी लौटती हूँ आपके पास। देखिए, मतलब यही है कि दोनों देश जब पैरेलल चलते हैं ना, तब दोनों पावर हाउस बन जाते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर ट्रंप से मुलाकात के बाद एक मागा मंत्र दिया। मागा प्लस मीगा क्या बनता है, वो सुनाते हैं आपको। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा,
मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश जी, एक और सवाल है। सुरेश जी, जो इमिग्रेंट्स का, इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है ना, प्रवासी भारतीयों का मुद्दा, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा देखा जाता है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि अपने देश में भी सुधार करना होगा, तभी हम सुधरेंगे। अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं, लोगों को वहां के नियम कायदे के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो पहले तो यहां से आपको ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा समझाना, तभी आपको कुछ ना कुछ सुधार आने वाले वक्त में दिखाई देगा। इसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। प्रत्यर्पण करना उस बंदे का, तहव्वुर राणा का देश में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? दो अलग अलग सवाल किए हैं, तो पहले मैं बात करता हूं जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो माइग्रेंट्स है। देखिए, एक कोई भी आदमी अगर अपना देश छोड़ करके इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाता है, उसकी काफी सारी मजबूरियां होती है। मजबूरियां होते हुए भी वो गया है तो दिक्कतें होती हैं और गलत होता है वो ये। और इसी हमारी जिम्मेदारी बनती है भारत की और जैसे बाकी देशों की भी, कि अगर उनके सिटीजन्स किसी दूसरे देश में इलीगल तौर पर रहते हुए पाए जाते हैं तो हम उनको वापस लेंगे। और ये हमारे विदेश मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है। जब वापस लेंगे, ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि वो वाकई में हमारे लोग हैं। अब हमारे लोग पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, दिखते तो हमारी तरह ही है ना वो जी। तो भरोसा क्या है, चेक करना पड़ता है पेपर। और ये वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है, ये सबके हमारे पास भी है, यूएसए के पास भी है, तो प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे वो अपराधी हो, चाहे गलत काम किया हो, किसी भी तौर पर वापस आ रहे हैं, हम उनकी जो ह्यूमन डिग्निटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बेड़ियां लगा दी, आपको खाने को दिया जा रहा है, टॉयलेट जाना है वो नहीं जा पा रहे। ह्यूमन डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना, चाहे उसके लिए हमको अपना एयरक्राफ्ट भेजना पड़े, अपने मीन्स को इस्तेमाल करना पड़े, वो करना चाहिए और हम करेंगे, मेरे को भरोसा है। और जहां तक खर्चे की बात है, काफी लोग कर रहे हैं कि खर्चा हम टैक्स पेयर्स की मनी क्यों वेस्ट करें। इसके बारे में भी एमबीए में पूरा एक प्रोटोकॉल है कि ये खर्चा बाद में जो जाते हैं लोग, उनकी फैमिली से लिया जाता है, ये ताकि एक चक्र पर असर ना पड़े। तसव्वुर राणा को वापस भेज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। इसके बाद में हमने ये कहा भी कि और भी लोग हैं वहां पर जिनको हम चाहते हैं कि वो एक्स्ट्राडाइट करके हमारे पास आए एंड फेस द लॉ इन द कंट्री, तो हम उसका इंतजार करेंगे। तसव्वुर राणा आएगा, प्रोसेस से भी चल रहा है। उसके बाद में जो बाकी लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ काम किया है टेररिज्म का, वो भी वापस आए, ये हमको उम्मीद रहेगी। तो सुरेश जी, कहीं ना कहीं मोदी और ट्रंप की मुलाकात ऐतिहासिक रही है, और जैसा कि आपने भी बताया कि आगे जो है हम देख सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिविटी जो है वो नजर आ रही है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाने पर सहमत हुए हैं। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त कर रहे थे। और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ब्लेयर हाउस में अपनी फैमिली के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, अरबपति एलन के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई और स्पेस तकनीक और इनोवेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा भी हुई। जाहिर है करीब 55 मिनट तक चली इस मुलाकात में कई गंभीर विषयों पर बात हुई, लेकिन इस मीटिंग में आकर्षण का केंद्र रहे एलन मस्क के 3 बच्चे। ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि ये वो पल हैं जब वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अपने परिवार के साथ मिलने पहुंचे। जाहिर है मुलाकात खास है, लिहाजा पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पर थीं। लेकिन चर्चा का विषय बन गए एलन मस्क के 3 बच्चे एक्स, स्ट्राइडर और एज्योर। जो मस्क के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे। जब मोदी और मस्क गंभीर बातों में मशगूल थे, तीनों बच्चे अपनी मासूमियत से इस मुलाकात को और खास बना रहे थे। यूं तो मस्क का छोटा बेटा एक्स काफी चंचल है, लेकिन स्ट्राइडर और एज्योर के साथ वो मस्क और मोदी की बातचीत चुपचाप सुनता दिखाई दिया। मीटिंग के दौरान मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को एक गिफ्ट भी दिया और अपने परिवार को मोदी से मिलवाते हुए नजर आए। मोदी से मस्क के बच्चों की मुलाकात की ये तस्वीरें आपका दिल जीत लेंगी। बेशक एक्स, स्ट्राइडर और एज्योर की मौजूदगी ने एलन मस्क और मोदी की इस मुलाकात को बेहद खास बना दिया। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। एलन मस्क के 12 बच्चे हैं, उन्होंने 4 शादियां की हैं, 3 पत्नियों को वो तलाक दे चुके हैं और फिलहाल शिवोन जिलिस के साथ गृहस्थ जीवन में है, जो उनकी ब्रेन इम्प्लांट फर्म न्यूरालिंक में बतौर डायरेक्टर काम कर रही हैं। बहरहाल हाल ही में अपने काम के साथ ही एलन मस्क अपने परिवार को भी उतनी ही तवज्जो देते नजर आए। अब इस तस्वीर को ही देखिए, जब 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। ये वो पल हैं जब एलन मस्क ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एलन मस्क का छोटा बेटा XA12 इस गंभीर चर्चा का मासूम गवाह बन रहा है। वो मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच खड़ा मस्ती करता दिखाई दे रहा है। मामले की गंभीरता से अनजान एक्स पिता से इशारों ही इशारों में फरमाइश करता है और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ही मस्क उसे गोद में उठा लेते हैं। इस गंभीर बातचीत के दौरान भी एलन मस्क अपने बच्चे को पूरी तवज्जो देते नजर आते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक्स को कंधे पर बिठा लेते हैं। जाहिर है एलन मस्क के इस अंदाज की काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए मस्क संदेश देते नजर आ रहे हैं कि काम कितना भी संजीदा क्यों ना हो, बच्चे कभी बोझ नहीं हो सकते। माता पिता के समय पर उनका भी बराबर का हक है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स के इस रवैये ने पेरेंटिंग को लेकर नया नजरिया पेश किया है। एलन मस्क पर भले ही बिजनेस, पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट की दुनिया की अहम जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भविष्य तो कंधे पर बैठा नटखट XA12 ही है। लिहाजा संजीदा काम के बीच भी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मस्क की यही सोच और एक पिता होने के नाते अपने बच्चों के प्रति उनका ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। वॉशिंगटन डीसी से गीता मोहन और रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर काम करेंगे और एक 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी।
तो आपने सुन लिया क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं हमारे संवाददाता की खालिस्तान समर्थकों पर रोक के जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन पर लगाम लगाई जाएगी, कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। Okay, Geeta Mohan from India Today, sir. The question is about the fact that you've decided to extradite Tahawar Rana. Thank you so much. India has been waiting to have him back in India to bring him to justice. But there are many other elements in the United States of America, particularly Khalistani separatists who've been working against Indian interests. How is the United States of America going to cooperate on that front with India? There have been allegations that have been leveled against Indian agencies by the Biden administration. Are you going to relook that with Tulsi Gabbard as DNI now? Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. But as you said, we're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. Okay? प्यार के पर वैलेंटाइन डे की आज हम बात करेंगे। आज दुनिया भर वैलेंटाइन डे यानी प्यार का उत्सव मना रही है। प्यार के रंगों की कुछ ऐसी तस्वीरें पेरिस और सिडनी से भी आई हैं, जहां हर कोई आज इन रंगों में डूबा नजर आ रहा है। पेरिस में जहां कपल्स प्यार की इमारत आईफल टावर पर मोहब्बत का दिन मनाने पहुंचे हैं, तो वहीं सिडनी में फूल कारोबारी चुनिंदा फूलों के तरह तरह के बुकेज को प्यार वालों को आकर्षित कर रहे हैं ताकि वो आए, फूल खरीदें और अपने प्यार के नाम कर दें इस फूलों को। देखिए रिपोर्ट। आ गया प्यार के उत्सव का दिन और प्यार की मीनार कहे जाने वाले पेरिस के आईफल टावर पर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने दुनिया भर से कपल यहां पहुंचे हुए हैं। तो वहीं सिडनी का फ्लावर मार्केट रंग बिरंगे फूलों से पटा पड़ा है। हर कोई यहां से अपनी चॉइस का इश्क वाला फूल ले जा रहा है और अपने प्यार के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। एफिल टावर के सामने नाचता झूमता ये पुर्तगीज कपल अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने यहाँ पहुँचा है। इसी तरह कई और जोड़े हैं जो दूर दूर से अपने प्यार का उत्सव मनाने और अपने रिश्ते को मजबूती देने यहाँ आए हैं। लव कपल्स के इस पारंपरिक खास दिन के लिए एफिल टावर के स्टूडियो के फर्स्ट फ्लोर पर लव बबल नाम से एक फूलों से लदा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां ये कपल और विजिटर्स आकर अपनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं ताकि उनकी मोहब्बत सलामत रहे। वहीं आज के खास दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सबसे बड़े फूलों के बाजार में एक कारोबारी ने अपनी दुकान को ताज़ा फूलों और लाल गुलाबों से आकर्षण का केंद्र बना दिया। वैलेंटाइन डे पर उन्होंने लाल गुलाबों की करीब 65,000 कलम तैयार की हैं, ताकि लोग इन्हें खरीदें और प्यार के नाम कर दें। वैलेंटाइन डे पर बढ़ती फूलों की कीमतों से कारोबारी खुश हैं और वो दलील देते हैं कि अपने करीबी को खुश करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कीमत चुकानी भी पड़ जाए तो क्या गलत है। तो वैलेंटाइन डे पर दुनिया प्यार के रंग में डूब चुकी है और इश्क का ये रंग ऐसा है जो एक बार चढ़ जाए तो छुटाई नहीं छूटता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए पूरी दुनिया में तो वैलेंटाइंस वीक चल ही रहा है। हमने भी माहौल बना दिया, बैकग्राउंड आ गया जिसका वेट कर रहे थे। अब दुनिया भर में गिफ्ट की दुकानों पर चहलकदमी है। इश्क करने वाले एक दूसरे को नायाब तोहफे देने की तलाश में है। एक ऐसा ही खास तोहफा है, इस दुकान पर आपको लिए चलते हैं। दुकान है पेरिस में, जहां फूल केवल खुशबू नहीं देते बल्कि स्वाद भी देते हैं।
वैलेंटाइंस डे पर प्यार का पैगाम देने वाले ये खूबसूरत फूल बेहद खास हैं। दरअसल प्यार के पैगाम के साथ इन फूलों में लजीज जायका भी छिपा हुआ है। Donc c'est ça, légèrement piquant, mais pas trop agressif. जी हाँ, ये फूल खाए जा सकते हैं। पेरिस में वैलेंटाइंस डे के मौके पर खाने वाले फूलों के बुके की डिमांड काफी बढ़ गई है। पेरिस में फ्लूरिवॉर नाम की ये फ्लावर शॉप साल 2018 से खाने वाले फूलों के बुके बना रही है। इन फूलों की खास बात ये भी है कि ये सारे फूल पेरिस के आसपास ही उगाए गए हैं। पेरिस में आने वाले करीब 85% फूल दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन फ्लूरिवॉर फ्लावर शॉप विदेशी फूलों के बजाय फ्रांस में ही उगे फूलों के ट्रेडिशनल वैलेंटाइन गिफ्ट तैयार कर रही है। फ्रांस में इन फूलों से करीब 150 मसाले भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ लाल गुलाब के बजाय गुलाब से मिलते जुलते खूबसूरत फूलों के बुके तैयार किए जा रहे हैं। फ्लूरिवॉर फ्लावर शॉप उन तमाम रेस्टोरेंट को भी फूल सप्लाई करती है जो खाने पीने के सामानों में फूलों का इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरती के साथ जायके का ये कॉम्बिनेशन इन फूलों को बेहद खास बना देता है और इनकी यही खासियत इन्हें वैलेंटाइंस डे के स्पेशल गिफ्ट के तौर पर एक अलग पहचान भी दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है। हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। अनुमान यह है कि आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। अब यूपी सरकार ने बता दिया है कि अब तक महाकुंभ में 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लिहाजा अगले 2 हफ्तों में श्रद्धालुओं की आस्था आंकड़ों में भी सबसे आगे रह सकती है। इन श्रद्धालुओं की लिस्ट में आम से खास सभी शामिल हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या भक्त, हर कोई संगम में एक बार डुबकी लगाना चाहता है। ये आस्था और एकता का दिव्य महोत्सव है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, झूठा है मैं संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो न मैया तेरी आरती। ये प्रभु में लीन होने का महोत्सव है। ये पावन कुंभ नगरी में मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद लेने का महोत्सव है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान पूरे 1.5 महीने के महाकुंभ के दौरान जताया जा रहा था, वो आंकड़ा 1 महीने में ही पूरा हो गया और अब भी करीब 2 हफ्ते बाकी हैं। एक महास्नान भी होना है। हमने तो जब स्नान किया ना, एक डुबकी राष्ट्र के नाम भी लगाई कि अब कुछ नया शुरू हो। सब मिलकर देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। इस डुबकी लगाकर एक नए ढंग से अपने भारत का निर्माण करें। बस यही इस संगम का संदेश है। अनुमान जताया जा रहा है कि आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच सकता है। यूपी के सीएम दफ्तर के मुताबिक महाकुंभ में अब तक 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। एक दिन पहले गुरुवार को 85,46,000 लोग यहाँ पहुँचे थे। पीछे अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक पूरा जो घाट है वो भरा हुआ है। ये त्रिवेणी नदी है जहाँ पर ये पूरा स्नान करने के लिए जो है श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं। इसी महाकुंभ में हाजिरी लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी कैबिनेट यहाँ पहुंची। सीएम विष्णुदेव साय और सभी मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई। सभी आरती और पूजा पाठ करते नजर आए। हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर 166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं
और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी परिवार के साथ यहाँ स्नान किया, पूजा की। उन्होंने इसे एक अलौकिक क्षण बताया। मेरे लिए इसलिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है क्योंकि एक ऐतिहासिक संबंध इस प्रयागराज के साथ सिंधिया परिवार का है। जब मेरे पूर्वज मांझी महाराज ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया था मुगल शासन से, और यहाँ हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारे मंदिरों का पूर्ण निर्माण करने का कार्य भी समूचे इस क्षेत्र में उन्होंने अपने हाथों में लिया था। तो मेरे लिए एक पारिवारिक भावनात्मक क्षण भी है और सबसे महत्वपूर्ण मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मोक्ष प्राप्ति का एक क्षण हमें इस संगम में स्नान करके प्राप्त हुआ है। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज भीड़ कम होगी, कोई कह रहा है कल भीड़ कम होगी, लेकिन एक बात तय है कि सबसे बड़ी आस्था है जिसके आगे हर कोई नतमस्तक है। हर कोई यहाँ बस एक बार डुबकी लगा लेना चाहता है, फिर चाहे वो आम हो या खास। प्रयागराज से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इस बीच आपको बता दें कि महाकुंभ इस बार कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है। कुंभ मेला प्रशासन 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है। इनमें से पहला आज होगा जब आज 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ घाटों की सफाई करेंगे, जो अपने आप में एक महा रिकॉर्ड होगा। दूसरा विश्व रिकॉर्ड 15 फरवरी यानी कल को होगा, जिसमें 300 से ज्यादा लोग संगम में जलधारा की सफाई करेंगे, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। वहीं 16 फरवरी को परेड ग्राउंड में एक साथ 1000 ई रिक्शा चलाए जाएंगे। 17 फरवरी को गंगा पंडाल में 10,000 लोग 8 घंटे में भव्य और दिव्य पेंटिंग तैयार करेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जापान में हुए 35वें सालाना स्नोबॉल फाइट की। बर्फबारी के दौरान आपने लोगों को एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर मौज मस्ती करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन जापान के निगाता प्रीफेक्चर के ओनुमा में तो बाकायदा स्नोबॉल फाइट का आयोजन होता है, जिसमें इस बार 120 टीमों ने शिरकत की। माइनस तापमान में बर्फ की 10 फीट मोटी चादर के ट्रैक के ऊपर इस अनोखे खेल में शामिल लोगों का जोश और जुनून देख लीजिए। बहुत से लोग तो इस खेल में नंगे बदन हिस्सा लेते हैं। ये खेल स्नोबॉल की गोलीबारी का है, लेकिन इसमें हिस्सा लेने का उत्साह इसे दिलचस्प बना देता है। खास बात यह है कि इसमें आमने सामने मुकाबला कर रही 2 टीमों के बीच में जीत हार का मुकाबला केवल 2 मिनट में हो जाता है। आपको करवाते हैं ग्रीनलैंड की सैर। और चलिए आपको करवाते हैं ग्रीनलैंड की सैर। ये वही ग्रीनलैंड है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने देश के मिल्कियत बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है उसको देखकर आप सोचेंगे कि भला इस जगह पर कोई रह कैसे सकता है। दरअसल ग्रीनलैंड में सफेद और नीले दिखने वाले आइसबर्ग्स की भरमार है। सूरज उगने पर ये आइसबर्ग्स पिघलते हैं और फिर जो माहौल बनता है उसकी झलक आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। फिलहाल ग्रीनलैंड डेनमार्क के सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी के रूप में जाना जाता है और इसकी आबादी 57,000 है। ग्रीनलैंड अब डेनमार्क से पूरी तरह आजाद होना चाहता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उस पर अपना दावा जता रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इराक के मौसूल में सजी संगीत की महफिल की तस्वीरें। ISIS के कब्जे से आजाद होने के बाद पिछले 7 साल में मौसूल में माहौल कितना बदल गया है, इसकी झलक इस महफिल में देखने को मिल सकती है। मशहूर इराकी संगीतकार आमिर फंदार को 2014 में मौसूल छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन अब माहौल बदला है तो फंदार मौसूल लौट आए हैं और वहां सुरों की सरिता बह रही है। फंदार की अपनी दुकान हुआ करती थी जिसमें वो तरह तरह के साज बेचा करते थे। ISIS के हमलों के दौरान उन्हें अपना कारोबार बंद कर देना पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने फिर से मौसूल में ये काम शुरू किया है और इराकी युवाओं को संगीत सिखा रहे हैं। और आपको लेकर चलते हैं चीन के हार्बिन में एशियन विंटर गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारियों की एक झलक आपको दिखाते हैं। हार्बिन में आज 9वें विंटर एशियन गेम्स का समापन होने जा रहा है। इससे पहले इसकी क्लोजिंग सेरेमनी की शानदार रिहर्सल की गई है।
हार्बिन के आइस एंड स्नो वर्ल्ड पार्क और हार्बिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन एंड स्पोर्ट्स सेंटर में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी में तमाम कलाकार शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं।